साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश के वर्तमान स्थिति पर, वातावरण पर, कार्य पद्धति पर एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। भारत का लोकतंत्र इस समय गर्दिश में है और उसके अंदर विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। लोकतंत्र का जो चरित्र होना चाहिए, लोकतंत्र की जो तरीका होना चाहिए, वो बिल्कुल ही समाप्त होता जा रहा है। आप गणतंत्र की व्याख्या करेंगे तो ये गणतंत्र है ही नहीं। आज जो चारों तरफ दिखाई देता है उसमें जातीयता, धर्मांधता, ढोंग, पाखंड, आडंबर और दूरदर्शिता, क्षेत्रीयता, राजनैतिक भ्रष्टाचार, उच्च स्तर का प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता की भावना, निचले स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार, दलीय भ्रष्टाचार, व्यवसायिक भ्रष्टाचार, धार्मिक स्तर पर धार्मिक भ्रष्टाचार इत्यादि अपने चरम की ओर जा रहा है। ऐसा आप भी देखते होंगे, हम भी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और समाज तथा देश के अंदर इसकी बड़ी तेजी से चर्चा भी हो रही है। वो विभिन्न विषय विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसका लबोलबाब यही है कि कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं है, कहीं कोई विचार नहीं है। लगता है कि देश में चारों तरफ शून्यता और खालीपन है। इसके अतिरिक्त भी चीजें हैं, स्वास्थ्य और रोजगार की विसंगति, शिक्षा की कुव्यवस्था, समरसता, सामाजिक और रोजगार की बदतर स्थिति, गड़े मुर्दे उखाड़ने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। साधु धार्मिक संस्थाओं, राजनीति में बढ़ोतरी, दखल अंदाजी व विसंगतियां बढ़ना तथा अनावश्यक जुमलों का झूठ बोलने की प्रवृत्ति, अनाचार, तंज, मक्कारी और शब्दों का असामयिक राजनैतिक दोषारोपण व अनावश्यक उपहास का बोलबाला है। छोटे स्तर के विवेकहीन, अनुभवहीन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा समर्पित अनुभवी एवं कर्मठ देशभक्त राजनैतिक नेताओं एवं कर्णधारों का विभिन्न प्रकार से अपमानजनक कथन, देश को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने वालों का अपमान, उनका सक्रिय योगदान का उपहास, किसानों के सामने और किसानों की दुर्दशा और किसानों के सामने तमाम तरह की समस्याएं, बीज, खाद, पानी इत्यादि, इस तरह से पूरा जो है देश आंदोलित है और कहीं उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके कर्णधार कौन है या इसका उपाय क्या है या इसका समाधान क्या है। जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक वो है, सब मिला करके ऐसा प्रतीत होता है कि हम दिशाहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं कोई विचार सक्रिय नहीं है, केवल जुमले ही जुमले हैं और जुमलों के साथ साथ आपस का जो वार्तालाप है पक्ष और विपक्ष का, वो भी स्तरहीन होता जा रहा है। उसमें भी कोई सोच, किसी प्रकार का दिशा निर्देश या किसी प्रकार का कोई
समाधान नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी स्थिति में हम देश को कहाँ किस तरफ ले जा रहे हैं? डॉलर के मुकाबले रुपए का अत्यधिक गिरना, निर्यात का बिल्कुल ठप हो जाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बिल्कुल समाप्त सा हो जाना, शेयर का कारोबार चौपट हो जाना, तमाम तरह की बातें हैं जो लगता है कि हम चारों तरफ से आपदाओं से घिरते जा रहे हैं और इसके समाधान के विषय में कोई आपसी वार्तालाप, सक्रिय आपसी वार्तालाप या समाधान की कोई सोच नहीं है। इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहेंगे कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शासक वर्ग धमकियां देता है, शासक वर्ग किसी भी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, शासक वर्ग एकदम मनमानी पर उतारू है और अनाचार और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। शासक वर्ग किसी की कोई बात, किसी की कोई समस्या, किसी की कोई कठिनाई के बारे में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। यह एक दुखद स्थिति है और इसके कुपरिणाम अवश्य होंगे। अब इतिहास से एक घटना उठा करके आपको इसका उदाहरण देते हैं। इतिहास विसंगतियों से भरा पड़ा है, तरह तरह की बातें हैं और एक जमाने की बातें नहीं हैं। हर जमाने में इस तरह की बातें होती रही हैं। एक मगध का अमात्य था वर्षकार। वर्षकार ने एक षड्यंत्र के तहत लिच्छवियों का सत्यानाश कर दिया। लिच्छवी बहुत ही संपन्न थे, उसे अष्टराष्ट्रकुल कहा जाता है। पहला गणतंत्र जो है वहां शुरू हुआ था। 8 वंश मिल करके जो है वो राज्य करते थे, इसलिए उसको गणतंत्र ही कहते हैं। कोई एक आदमी राज नहीं करता था और राजा नहीं था जैसे मगध में था। वहां अष्टकुल राज्य था, कई थे, लिच्छवी थे, विदेह थे और तमाम थे। उसका सत्यानाश कर दिया। गणराज्य जो लिच्छवियों का गणराज्य था, जिसको बज्जी कहते हैं, वो बज्जी महाजनपद था। बज्जी कहते हैं 16 महाजनपदों में ये देश बटा हुआ था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको समझा बुझा करके, जीत करके और जैसे भी राजनीति करके सबको एक किया और अखंड भारत का निर्माण किया। उसी में एक बज्जी राज्य था जो आज मुजफ्फरपुर है, उसको वैशाली भी कहते हैं। उस वैशाली का सत्यानाश वर्षकार ने किया था एक षड्यंत्र के तहत। वो षड्यंत्र मैं बता चुका हूं आपको कि वो किस तरह से मगध के राजा और दोनों ने मिलकर षड्यंत्र करके वो वहां शिक्षक के रूप में गया वैशाली में और वहां फूट डाल करके लिच्छवियों का सत्यानाश कर दिया। लिच्छवी बहुत संपन्न थे, बहुत उन्नत थे और बहुत अच्छे तरह से राज्य का संचालन कर रहे थे। वर्षकार की भी एक कहानी है। राजगृह में एक मठ था जिसको गोविंद मठ के नाम से लोग जानते थे और गोविंद स्वामी जो है वहाँ मठ के कर्ता धर्ता थे, सन्यासी थे, जो भी थे। साधुओं के बारे में भी बता रहे हैं आपको कि साधुओं का चरित्र पहले से ही ऐसा रहा है और जिसकी वजह से ये देश 755 साल गुलाम रहा है। उसमें उनका भी योगदान है, वर्षकार जैसे लोगों का भी योगदान है, लिच्छवियों का भी योगदान है, सबका योगदान है। क्योंकि सत्ता का चरित्र जो होता है वो निरंकुश और अहंकारी होता है। इस सत्ता का मूल चरित्र है निरंकुश और अहंकारी और अत्याचार तो होता ही होता है।
सत्ता बर्दाश्त नहीं करती है अपनी आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं करती है, जिससे उसका पतन भी होता है। आज भी वही स्थिति है। वर्षकार की एक कहानी है कि गोविंद मठ के सर्वे सर्वा थे गोविंद स्वामी। एक आदमी की पत्नी वहां दासी थी, जिसको गोविंद मठ ने उससे व्यभिचार किया और उससे एक लड़का और एक लड़की भी पैदा हुई। उसने जो व्यक्ति था उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद पागल हो गया, इतिहास में है। फिर गोविंद स्वामी का संबंध जो था मगध के साम्राज्य से था, बिंबिसार के पिताजी से उनका संबंध था। बिंबिसार के पिताजी एक छोटे से राज्य के, एक छोटी सी जगह के कर्ता धर्ता थे या राजा कह लीजिए। बिंबिसार बाद में वो करके षड्यंत्र करके उन्होंने बिंबिसार को मगध के साम्राज्य पर बैठा दिया। एक अलग कहानी है। और गोविंद स्वामी मठ का इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान था। षड्यंत्र की बात मैं आपको बता रहा हूं कि षड्यंत्र कहां तक कारगर होता है। षड्यंत्र जो है वो हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि राजनीति और षड्यंत्र में अंतर होता है। और षड्यंत्र जो है वो समूल नाश करता है। राजनीति तो ये है कि उससे सत्ता पलट होती है। अगर आप बढ़िया तरीके से राजनीति नहीं कर रहे हैं तो सत्ता पलट होगी, लेकिन षड्यंत्र में समूल नाश होता है। तो वो जो लड़का और लड़की थी उस औरत से पैदा हुए गोविंद स्वामी के, उसको उन्होंने राजा को ये कहा कि ये लड़का और लड़की दोनों आपके संरक्षण में छोड़ रहे हैं। लड़की की उम्र उस समय 8 साल थी और लड़के की उम्र 11 साल थी। और ये भी कहा कि इन दोनों की शादी आपस में न करिएगा, दोनों की शादी अलग अलग करिएगा। उस राज को वो छिपा गए कि ये भाई बहन है। राजा तो खैर जानते ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी शादी आपस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़की को भी आपको सौंप रहा हूं और लड़के को भी सौंप रहा हूं, और ये भी आपसे वचन ले रहा हूं कि ये लड़का जो वर्षकार है ये आपका महामात्य होगा, मगध का महामात्य होगा। महामात्य का मतलब प्रधानमंत्री। ये षड्यंत्र तो कार्यरत हो गया, महामात्य हो गया हो, और उसने लिच्छवियों का भी नाश कर दिया और मगध साम्राज्य का भी नाश हो गया। कुछ दिनों बाद मगध भी समाप्त हो गया। और लिच्छवियों का नाश क्यों हुआ? मैं ये नहीं कहा, राजनीतिक षड्यंत्र तो होते ही होते हैं, लेकिन षड्यंत्र के साथ साथ जो राजा और एक प्रजा का जो संबंध है, स्वस्थ संबंध है, अगर उसको मेंटेन नहीं किया जाता है या उसमें षड्यंत्र किया जाता है या शासन को अधिक समय तक करने के लिए किया जाता है, तो एक न एक दिन वो घातक हो जाता है। लिच्छवियों का क्या दोष था? एक अनाथ लड़की अम्बपाली, जिसको किसी ने पालन पोषण किया था, नायक ने, वहां के सिपाही ने, उसको उन्होंने भरी सभा में नगर वधू बना दिया और जबरदस्ती बना दिया। मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध। नगर वधू तो एक तरह से वेश्या ही हुई, तो नगर वधू बना दिया और भरी सभा में इकट्ठे होकर के सभी सामंत और सृष्टि पुत्रों ने जो है उसको नगर वधू बना दिया और वो मजबूरी में नगर वधू का स्वीकार कर ली। एक अलग कहानी है, ये अलग बताएंगे, लेकिन लिच्छवियों का नाश भी उसी की वजह से हुआ। तो कहीं न कहीं स्वस्थ विचारधारा, कहीं न कहीं
हमारे साथ 55 साल गुलाम रहने में भी यही विचारधारा काम करती रही है कि पुष्यशुंग मित्र आया, उसने पूरा वातावरण बोझिल कर दिया और पूरा षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके पूरा वातावरण बोझिल कर दिया और भारत का पतन हो गया, देश का पतन हो गया और देश 755 साल के लिए गुलाम हो गया। आज भी वही षड्यंत्र चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज भी राजनीति नहीं हो रही है, षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र के दूरगामी परिणाम होंगे। इस षड्यंत्र का खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा और इस षड्यंत्र का अंत भी होगा, लेकिन अंत के साथ साथ भुगतान भी होगा। ये जो देवता, ढोंग, पाखंड, आडंबर, धर्म का गड़बड़झाला, कुंभ का देख लीजिए, मंदिर बनवाने का देख लीजिए, मस्जिद का देख लीजिए, वातावरण जो है एकदम असहज हो गया है। और हमने एक वीडियो में कहा भी है कि जिन्होंने एक मस्जिद गिराई, जाने अनजाने में वो उसकी सजा भुगत रहा है, आप सब जानते हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ये षड्यंत्र न करके अगर शासन सही तरीके से किया जाए और इस देश के प्रति वचनबद्धता या इस देश के प्रति समर्पण की भावना अपनाई जाए और देश की उन्नति में अपना योगदान दिया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य ये बदहाल हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और भी तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं और अगल बगल ये अमेरिका, चाइना, तमाम देशों से हम अपमान सह रहे हैं। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो रही है, लेकिन हमारे वर्तमान शासक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यह एक बहुत ही दुखद पहलू है, बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही खराब स्थिति है। इसकी परिणति जो है बहुत खतरनाक होगी। देश आखिरकार अपना देश है और इस देश में जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरह से ढोंग, पाखंड, आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कालांतर में हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये कालांतर में हो चुका है और तमाम षड्यंत्र करने के बाद इस देश का पतन हो गया और ये देश गुलाम हो गया और बड़ी मुश्किल से गुलामी मिल रही है और गुलामी मतलब गई, खत्म हुई और देश आजाद हुआ। फिर भी अनावश्यक जुमले कसे जा रहे हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, 2022 में आजादी मिली। ये क्या है? ये भ्रमित करने वाली बातें इस तरह की, या कुंभ की बातें जो है, या और भी तमाम चीजें हैं, मस्जिदों का गिरना है या मंदिरों का बनना है, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है, ये पतन के लक्षण है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, खेती की समृद्धि, किसानों की समृद्धि या तमाम और भी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तमाम चीजें हैं, उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। उस पर ध्यान न दे करके केवल ढोंग, पाखंड, आडंबर, मंदिर बनाना, मस्जिद गिराना या धर्मांधता फैलाना, धार्मिक चीजों का फैलाना, इसका काफी पहले असर हम देख चुके हैं और पतन हो चुका है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि आप वीडियो को पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे और सरकारों को मजबूर करेंगे। आपके पास बहुत शक्ति है, जनता के पास बहुत शक्ति है, आपके पास तो सबसे बड़ी शक्ति वोट की है। आप वोट का भी गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर भुगतते हैं। 2-4-10,000 या 2-4-10 लाख या 2-4-10 करोड़ पाने से कोई मतलब नहीं है। तो वोट का इस्तेमाल भी बहुत सही तरीके से किया जाए, जो देश के हित में सरकारें काम करें उन्हीं को वोट दिया जाए। मैं किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा हूं,
लेकिन देश के हित में मैं बात कर रहा हूं और आशा है आप इस पर विचार करेंगे, वीडियो को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और पीछे के इतिहास को भी पढ़ेंगे, समझेंगे। वो हम रीलों में डालते हैं तो ताकि देश बचा रहे, समाज बचा रहे। और जो ये हिंदू हिंदू हो रहा है ये अनर्गल है, इसका कोई मतलब नहीं है। और हिंदू कोई संस्था भी नहीं है, देश संस्था है। हिंदू क्या चीज है? हिंदू एक जाति हो सकती है, हिंदू एक संप्रदाय हो सकता है, एक धर्म हो सकता है, देश नहीं हो सकता। और अगर देशी नहीं रहेगा तो हिंदू कहां से रहोगे तुम? शासन तो हुआ है, मुसलमानों का भी शासन आप पर हुआ, ईसाइयों का भी शासन हो रहा हुआ है, तब भी आप चेत नहीं रहे हैं और हिंदू हिंदू लगाए पड़े हैं। हिंदू क्या चीज है? देश चीज है। हिंदू कोई फैक्टर नहीं है। ये जनता को भी समझना चाहिए कि हिंदू का कोई मतलब नहीं है, देश का मतलब है। ये देश हमारे लिए अमूल्य है। आशा करते हैं वीडियो आप पढ़ेंगे और पढ़ करके उसको मनन चिंतन करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे भी, और इस पर कारगर ध्यान देकर के कार्रवाई भी करेंगे। सरकारें बदलते रहिए, किसी भी सरकार को कुछ भी कहती है, ये धर्म की बात नहीं करती है, आपको गुमराह करती है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।